वेलकम वेलकम अगेन टू केमिस्ट्री चैनल दिस वन। तो आज जो है हम एक और फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। डीएनएफ जिन बच्चों ने पढ़ लिया है नहीं भी पढ़ा तो उनको वो भी देख सकते हैं। इसमें जो जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो डीएनएफ ब्लॉक हम करने वाले हैं, सबसे पहले हम डी बोलेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं उसको हम और क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक तो ये सेंटर में होता है, क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट में आपको पता है एक तो एस ब्लॉक होता है, एक साइड पी ब्लॉक होता है। तो एस ब्लॉक मेटल्स होते हैं और जो आपका क्या कहते हैं जो पी ब्लॉक होता है वो नॉन मेटल्स होते हैं। तो इस डी ब्लॉक से जब हम पास होते हैं तो वो हमें क्या दे देते हैं? वो हमें दे देते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल्स दे देते हैं और ये क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। तो ये एक चेंज ला कर देते हैं, इसलिए इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और यहाँ पे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम लिखते कैसे? हम इसको लिखते हैं n-1 डी लिखते हैं और इसकी जो रेंज होती है 1 से 10 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो डी ऑर्बिटल को लिखने का तरीका होता है n-1 डी 1 से 10। और इसका नाम क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट तो चलो है ही है, इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट भी कह रहे हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? और हम इसको क्या बोलते हैं? n-1 डी शेल को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। सेकंड लास्ट शेल को क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं इसको। एफ ब्लॉक को एंटी पेनल्टीमेट बोलते हैं, इसको पेनल्टीमेट बोलते होते हैं। जब हम इसको लिखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो डी ब्लॉक है वो शुरू कहाँ से होते हैं? तो अगर मैं बताऊं, आपका जो फोर्थ पीरियड होता है उसका फिफ्थ पीरियड होता है, फिर सिक्स और सेवंथ ये पीरियड लिखे हैं। तो फोर्थ पीरियड में 3D की एंट्री होती है, फिफ्थ पीरियड में 4D की एंट्री होती है, फिर सिक्स्थ पीरियड में 5D की होती है और सेवंथ पीरियड में किसकी होती है? 6D की होती है। तो हमारे पास 4D सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं। जिसमें 3D सीरीज को हमें एकदम अच्छे से डिटेल में करना होता है, हर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए। और 6D के बारे में बिल्कुल भी हमें नहीं पता। 4D और 5D में जनरली हमें कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे जो मैं इस लेक्चर में कवर कर लूंगा यहाँ पे। तो आप देखो, ये जो मेन फोर्थ पीरियड है उसका जो डी है वो एक कम है, 4-1 तो 3 हो जाएगा, 5-1 4 हो जाएगा, 6-1 5 हो जाएगा। इसलिए हम इसको n-1 डी लिखते हैं। 1 से 10 इसकी जो है वो इसकी रेंज है। ठीक है, तो इसमें जो डी के जो टोटल ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, वो कितने होते हैं? वो होते हैं 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो एक ऑर्बिटल जैसे हमने 1 इलेक्ट्रॉन फिल किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया, फिर 4 किया, फिर 5, इस तरह से हम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं पहले, फिर इसको हम पेयर करते हैं इस तरह से। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 10। तो ये मालूम है, बात कर रहा हूँ 3D की। 3D के बाद आपने लिखना होता है 4s की इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, फिर 4s आता है यहाँ पे, 3D 4s। और 4s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 आ सकते होते हैं। तो n-1 डी 1 से 10 हो गया। और जो भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो जनरल क्या होगा, ns क्या होगा हमारा? 1 से 2, या तो 1 होंगे या फिर 2 होंगे। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैं आपको समझाता हूँ। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिशन एलिमेंट की क्या होती है? n-1 डी 1 से 10 और ns क्या हो जाएगा? 1 से 2 हो जाएगा। जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, अगर मैं उसकी पूरी लिखूं तो जो ये आपका जो पहला एलिमेंट है, जो मतलब वो स्कैंडियम आता है। स्कैंडियम से पहले जो है आपका वो जो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर वो कितना होता है? वो 21 होता है। इससे पहले जो 20 एलिमेंट आपको पता है, कैल्शियम होता है, उससे पीछे पोटाशियम होता है, और उससे पहले की जो नोबल गैस होती है वो कौन सी आती है? आर्गन आती है। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। 18 के बाद आपको 19 20 को छोड़कर, ठीक है, तो अब 19 की क्या होती है? 4s1, 20 की होती है 4s2 होती है। उसके बाद फिर डी आपका शुरू हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिखते समय हम डी को पहले लिखते हैं, फिर 4s को बाद में लिखते हैं, पर ओरिजिनली पहले 4s आता है फिर डी आता है। ऐसे होता है जब 4s2 फिर हमारा 3d1 आता है। अब यहाँ पे जबकि हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें, इसलिए हम डी को हम पहले लिख देते हैं, फिर हम 4s को रिप्रेजेंट करते हैं। एनर्जी लेवल के हिसाब से आपने सबसे पहले किसको फिल करना होता है? 4s को फिल करना होता है, ठीक है, उसके बाद 3d को फिल करना होता है। इस तरह से जैसे मतलब इसमें दे रखा है कि पहले 4s हो जाएगा, फिर 3d आता है। जब हम लिखते होते हैं जनरली, जब हम जनरली लिखते होते हैं तो क्या लिखूंगा? जैसे मैं स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखूं तो उसको लिखूंगा आर्गन को लिखने के बाद मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे? 3d1 4s2, इस तरह से लिखते हैं। अदरवाइज नहीं तो ओरिजिनली हम इसको ऐसे ही रखते होते हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे 3D सीरीज के कुछ जो आपके जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए सबकी। इसमें कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको तो सबसे पहले आपको जो आंसर है, ठीक है, जो आंसर है सबसे पहले किसके देने होते हैं? सबसे पहले आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और उसके बाद कोई बात है वो आगे करनी है। अब यहाँ पे कोई मेटल आयन भी हो सकता है, तो मेटल आयन में जैसे प्लस चार्ज होगा, प्लस, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करके आपने इलेक्ट्रॉन्स डालने होते हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लो स्कैंडियम लिखा, फिर मैंने टाइटेनियम लिखा, ठीक है, स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम होगा, ठीक है। इसका मतलब 21 22 23 24 25 26, ठीक है, 27 28
29 30 तक की मैं इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी यहाँ पे लिख देता हूँ। तो स्कैंडियम टाइटेनियम के बाद क्या होता है, वैनेडियम आता है, फिर क्रोमियम आता है। 25 पे कौन होता है, यहाँ पे हमारा मैग्नीज होता है। 26 पे क्या होता है, आयरन, ठीक है। 27 पे क्या होता है, कोबाल्ट। 28 पे होता है निकल। 29 पे क्या होता है, कॉपर। और 30 पे क्या होता है, जिंक होता है, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो कि साइंस टीचर वीना क्रिएटिंग मेथड फॉर कंट्रोलिंग नॉटी चिल्ड्रंस, ठीक है। जो कि नहीं हुआ लास्ट में, जो कि नहीं हुआ, ऐसे जो है आप इसको कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, कुछ ज्यादा नहीं है, 10 आप इसको याद कर सकते हो। तो सबसे पहले आप इसको क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 3d1 4s2 करोगे, ठीक है। 3d1 4s2, इसमें क्या लिखना है आपने, 3d2 4s2। 23 एटॉमिक नंबर है तो 3d3 4s2। अब यहाँ क्रोमियम का थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे 3d5 हो जाएगा और 4s1, क्योंकि डी में आपको पता है कि 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। 5 ऑर्बिटल्स होती है, dxy dyz dzx dx माइनस y स्क्वायर dz स्क्वायर। तो इसमें अगर मैं सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन डाल दूं अगर 5, तो ये हाफ फील्ड हो जाता है, और हाफ फील्ड एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसलिए क्रोमियम यहाँ पे 3d5 रख लेता है और 4s को 1 रख लेता है यहाँ पे। तो ध्यान रखना कि 24 यहाँ पे 3d4 नहीं है, 3d5 है, 4s1। उसके बाद मैग्नीज की क्या होता है, 3d6 3d5 ही रहेगा, 4s2। उसके बाद आयरन 3d6 4s2 रहेगा। उसके बाद कोबाल्ट क्या रहेगा, 3d7 4s2। उसके बाद क्या है, 3d8 4s2। और मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब यहाँ पे फिर देखिए 29 अगर 3d9 नहीं होगा, हम क्या कर लेंगे इसको 3d10, क्योंकि अगर मैं सामने दो इलेक्ट्रॉन डालूं तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और यहाँ हम क्या कर देंगे 4s1। तो ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कौन ध्यान रखनी है आपने, 3d10 लास्ट में भी आ रहा है और लास्ट में आएगा 4s2 आ रहा है। और सबसे पहले डेफिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ट्रांजिशन इसमें से मतलब है तो सारी ट्रांजिशन एलिमेंट, फिर भी डेफिनेशन को कौन कंप्लीट कर पा रहा है, डेफिनेशन के हिसाब से ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन सी है। तो डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स की यू मस्ट हैव n-1 d ऑर्बिटल एंड हैविंग अनपेड इलेक्ट्रॉन, इट मस्ट हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, वही ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, बट कहां पे, इन डी ऑर्बिटल n-1 d में अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कहीं एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। कौन सी स्टेट में, एक्साइटेड में या ग्राउंड स्टेट में, तो या तो आपके पास एक्साइटेड स्टेट में हो या फिर आपके पास क्या हो, ग्राउंड स्टेट में हो। या तो एक्साइटेड स्टेट में हो या फिर ग्राउंड स्टेट में आपके पास हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो डी में यहाँ पे यहाँ तक सबके पास कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे सबके पास आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, फिर 3 करोगे, फिर 4 करोगे, 5 तक आपको यहाँ पे मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। 6 में क्या होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, 4 होंगे पर फिर भी अनपेड तो है ना, फिर 7 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 8 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे कॉपर क्या है, कॉपर के 3 10 है, ठीक है। और एस में कितने आ जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास 4s में कितने हैं, यहाँ पे 1 है। तो आपने डी में देखना है अनपेड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये सारी आपकी, उस हिसाब से तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस हिसाब से ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। बट ये ट्रांजिशन एलिमेंट है कि चलो ग्राउंड स्टेट में नहीं है तो क्या क्या है, एक्साइटेड स्टेट में तो है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है हम यहाँ से निकाले कहाँ भेज देंगे, एस में भेज देंगे और ये चला जाएगा। तो इस हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगी, 3d9 4s2 हो जाएगी। तो एक्साइटेड स्टेट में इट हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो दैट्स व्हाई इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक के पास यहाँ पे क्या होगा, 3d10 है पूरा का पूरा और 4s2 है, तो यहाँ पे हम इसको भेज भी नहीं सकते क्योंकि s भी पूरा कंप्लीटली फिल्ड है। तो इसलिए ये ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट दोनों में ही इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये जिंक जो है ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट नहीं होता। जिंक के साथ एक और होता है कैडमियम, और कैडमियम के साथ आपको एक चीज और याद रखनी है, मर्क्यूरी। जिंक कैडमियम एंड मर्क्यूरी, जिंक कैडमियम और मर्क्यूरी जो है वो तीनों ही आपके क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं आएंगे, क्योंकि ये फुली फिल्ड होंगे। ये 3d10 4s2 है, तो कैडमियम में एक सेल बढ़ा दो, 4d10 5s2 हो जाएगा, मर्क्यूरी एक और नहीं चला जाएगा, ठीक है। 3d 4d ये 5d हो जाएगा, 5d10 और ये क्या हो जाएगा 4 5 6s2 हो जाएगा। तो सारे के सारे क्या होते हैं, डी कंप्लीटली फिल्ड होते हैं एक्साइटेड स्टेट में भी और ग्राउंड स्टेट में। दैट्स व्हाई जिंक कैडमियम मर्क्यूरी कहीं भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका एक नंबर सीधा बन जाता है कि फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट नहीं होते हैं। अगर इसका कलर पूछते हैं व्हाइट क्यों, बाकी कलर क्यों, तो इसका भी रीजन यही है कि इसके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट में। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है इसका सबसे, मतलब इन सबसे कोई भी अलग बिहेवियर क्यों है, क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड है। और आपको जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे 1 2 3 4 है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और कम कहाँ होने शुरू करें, जैसे आप मैग्नीज को पार करते हो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के बाद आपको 4, ठीक है, 6 है तो 4 मिलेंगे, 7 होंगे तो 3 मिलेंगे, ठीक है, 8 है तो 2 मिलेंगे, उसके बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे कम हो जाएंगे इस तरह से। तो इसमें ऐसे ही होता है कि पहले आपका मैग्नीज तक अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, उसके बाद धीरे धीरे कम होते हैं इस तरह से। तो इसका ग्राफ भी ऐसे होता है कि जैसे पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, फिर धीरे धीरे क्या हो जाए, कम होने। तो कोई भी प्रॉपर्टी इसकी बढ़ेगी
ठीक है, क्रोमियम मैंगनीज तक मैक्सिमम जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। इसी तरह से कोई भी, चाहे 3D सीरीज हो, चाहे 4D सीरीज हो, चाहे 5D सीरीज हो, सबका ऐसे ही है। बीच बीच में कहीं पे कुछ एक्सेप्शन होगा तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे और क्या क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं कि आपके यहाँ पे जिंक कैडमियम मरकरी पे क्वेश्चन तो बन गया, और क्या बनते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कहेगा हाफ फील्ड वाले कौन कौन से हैं, हाफ फील्ड वाले। तो हाफ फील्ड मुझे जल्दी से बता दो कि कौन से एलिमेंट है जो हाफ फील्ड दिखा रहे हैं यहाँ पे, हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड में आपको मैं बता दूं, एक तो मैंगनीज बड़ा फेमस है, ठीक है, मैंगनीज। तो मैंगनीज जो है वो हाफ फील्ड है, क्रोमियम भी आपका हाफ फील्ड है, पर मैंगनीज पे ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है। क्रोमियम पे इतना तो नहीं होता जितना मैंगनीज पे पूछा जाएगा। हाफ फील्ड, प्योर हाफ फील्ड जिसको हम बोल सकते हैं वो है ये। फुली फील्ड में कौन है जी, वो जिंक है आपका। फुली फील्ड में जिंक, कैडमियम और मरकरी, इवन कॉपर भी है, तो ध्यान रखना। अब क्वेश्चन में क्या, जैसे कई बार आयन भी दे देता है, आयन जैसे मान लो मैंने कुछ रैंडमली लिखता हूँ, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव लिख दिया मान लो, ठीक है। मान लो मैंने लिख दिया क्रोमियम, क्रोमियम मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 पॉजिटिव लिख दिया, आयरन 3 पॉजिटिव लिख दिया, मैंगनीज 2 पॉजिटिव लिख दिया। अगर ऐसा कुछ लिख दिया मैं, और ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया और आपको बोलते हैं जी कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो उस तरह की, जिंक 2 पॉजिटिव की लिख दो, ठीक है, कॉपर पॉजिटिव की लिख दो, इस तरह से, तो क्या होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुए पड़े, तो 2 और 3 ऑलरेडी है, तो इसके पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3D0 4s0 हो जाएगा। तो मतलब सिर्फ आर्गन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। तो स्कैंडियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो जाता है। तो स्कैंडियम मतलब इन 3D सीरीज के अंदर स्कैंडियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या शो करता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट करता है। इसके अलावा कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता, मतलब +2 नहीं शो करता, +4 नहीं शो करता, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट करता है, बाकी वेरिएबल दिखाते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है स्कैंडियम के ऊपर। अब ये पूछेगा क्या स्कैंडियम 3 पॉजिटिव अब क्या ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, तो बहुत बच्चे बोलेंगे सर इसमें अनपढ़ इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो है नहीं। तो जैसे कि मैंने बोला था, ये आपको जैसे मुझे घुमा कोई भी क्वेश्चन आए तो जिंक, कैडमियम, मरकरी के ही में, जिंक, कैडमियम और मरकरी ही एक ऐसा होगा जिसको आपने ना करनी है, बाकी सबको आपने हाँ ही करनी है। क्योंकि देखो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में अगर उसके बाद नहीं भी हो रहा तो कोई इशू नहीं है। तो एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो एक्साइटेड स्टेट में तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट ग्राउंड स्टेट में थे इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट होगा या है, ठीक है। क्रोमियम 3 पॉजिटिव की क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जब भी आपने इलेक्ट्रॉन लूज करने होते पहले एस से लूज करने हैं, फिर डी से निकालने होते हैं। तो यहाँ पे टोटल 5 और 6 है, तो 3 पॉजिटिव का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, एक यहाँ से 2 यहाँ से, तो कितने बचेंगे यहाँ पे 3D3 बचेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसके बाद आयरन 3 पॉजिटिव, तो आयरन 3 पॉजिटिव में निकालोगे, 2 यहाँ से निकालोगे, एक यहाँ से, तो क्या बचेगा 3D5 बचेगा। Mn 2 पॉजिटिव का मतलब ये होगा 2 इलेक्ट्रॉन एस से निकालो तो क्या बचेगा 3D5 बचेगा, ठीक है। जिंक 2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे एस से तो क्या बचेगा 3D10 बचेगा। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है तो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक को लिख दो पहले, उसके पास उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछा वो उसका जवाब होगा। पर मेन आंसर तो यही आपने लिख दिया कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बची हुई है, ठीक है। अब इसमें बनने वाले क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये भी बनता है कि इसमें से कलर कौन से, विच आयन आर कलर, या कौन सा है, तो सारे ही कलर है, ठीक है। वैसे तो कलर होते हैं, जिंक जैसे मैंने बोला ये कलर नहीं है क्योंकि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। कलर होने के लिए आपके पास कम से कम क्या होना चाहिए, ठीक है, एक सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ सारे के सारे ही क्या है, पेड है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछेगा, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि क्या स्कैंडियम 3 पॉजिटिव कलर है, तो नहीं, इसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये कलरलेस में आएगा। ये कलर होगा, ये भी कलर होगा, ये भी कलर होगा, ये कलरलेस होगा 3D10 है, ये भी कलरलेस होगा, ये भी क्या होगा कॉपर आयन 310 क्या है, इसमें आपके पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये कलरलेस हो जाएगा। तो आपके पास या तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बस, ताकि वो डी ट्रांजिशन शो कर पाए, वो आगे हम बता देंगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एक चीज और आती है, जैसे कई बार वो बोलेगा क्रोमियम 3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताओ। वैसे तो हमें पता D5 जो है वो स्टेबल में आती है। यहाँ पे अगर मान लो क्रोमियम 3 पॉजिटिव कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने आंसर में क्या लिखना है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मेरे को बच के आ रही है वो 3D3 आ रही है। तो ये जो है इसको बोलते हैं T2G3 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इसको ले आके इसको स्टेबल कर देना आपने, ठीक है। 5 तो स्टेबल है ही है, अगर आपने 3 को स्टेबल करना है तो T2G3 स्टेबल कर देना है, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन बहुत रेयर है कि कोबाल्ट के लिए भी आया था, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के लिए, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का मतलब ये होगा 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 यहाँ से, एक यहाँ दो, तो 3D6 बचेगा। और 3D6 भी मतलब कि क्या आता है, T2G6 कंप्लीटली फील्ड में भी स्टेबल आया था। अगर कोई रेयर क्वेश्चन है कि कोबाल्ट 3 पॉजिटिव भाई इतना स्टेबल क्यों चल रहा है, तो T2G6, ठीक है। T2G में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, वो 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डाल लेते हैं, ठीक है। T2G और EG ऑर्बिटल्स होते हैं,
जो जो आपका डी होता है, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें हम इन 5 को 3 और 2 में तोड़ लेते हैं, ठीक है। इसको T2G बोलते हैं, इसको EG बोलते हैं। तो T2G में अगर मैं सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो T2G 3 हाफ फील्ड हो जाएगा, अगर मैं दो डाल दूं तो T2G 6 हो जाएगा। तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव 6 के लिए फेमस है, और क्रोमियम 3 पॉजिटिव बड़ा ही स्टेबल है T2G 3 के लिए। तो ये होगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जो आपको हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई मार्क्स आपको पक्का जो है इस बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको दिला ही देगी। तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव का बहुत ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। और क्या आते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे क्वेश्चन, वो भी मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ, क्योंकि सामने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखी हुई है, तो सबसे पहले मैं इसी की बात कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या आता है, कई बार रिड्यूसिंग एजेंट पे क्वेश्चन आता है, जैसे क्रोमियम 2 पॉजिटिव है, ठीक है, क्रोमियम 2 पॉजिटिव है, क्या वो, और मान लो क्रोमियम के साथ कहीं क्वेश्चन आ गया कि भाई Mn2 पॉजिटिव है, ठीक है, Mn2 पॉजिटिव है, ठीक है, या फिर आयरन 2 पॉजिटिव है, कि वो सब उसमें से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, विच रिड्यूस अदर्स एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, ठीक है, इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज। तो जैसे क्रोमियम 2 पॉजिटिव का मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हुई, 3d4 हुई, 3d4 हुई, एक्चुअल में अभी 3d4 है। Mn2 पॉजिटिव क्या है, 3d5 है, ठीक है। Fe2 पॉजिटिव क्या होगी, 3d6 होगी। अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने इनमें से देखना है कि कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, फास्टर इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, भाई ये अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, ठीक है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, मान लो माइनस में एक इलेक्ट्रॉन कर दूं, तो ये क्या बनेगा, 3d3। तो T2G3 हाफ फील्ड है। तो ये बड़े शौक से ही बोलेगा भी क्रोमियम 2 पॉजिटिव से, ठीक है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव बनना, ठीक है, बहुत ही आसान है। क्रोमियम 2 पॉजिटिव से क्रोमियम 3 पॉजिटिव बनना बहुत ही आसान है, क्योंकि वो T2G3 बना रहा है यहाँ पे। तो क्रोमियम 2 पॉजिटिव एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या कहता है, मैंगनीज 2 पॉजिटिव क्या Mn3 पॉजिटिव बना सकता है, क्या वो एक अच्छा रिड्यूसिंग बन सकता है, तो नहीं करेगा, क्योंकि वो 3d5 है, हाफ फील्ड है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन जाने नहीं देगा, क्योंकि पहले से स्टेबल है, ठीक है। तो ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। Fe2 पॉजिटिव क्या कर सकता है, तो Fe2 पॉजिटिव 3d6 है मान लो, तो Fe2 पॉजिटिव से मुझे मान लो Fe3 पॉजिटिव बनाना है, लूज करवाना है, इसको रिड्यूसिंग की तरह काम करवाना है, तो क्या कर सकते, तो Fe3 पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 3d5 हो जाएगा। तो ये जो है वो बड़ी आसानी से क्या हो जाएगा, 3d6 से 3d5 में जाएगा, क्योंकि वो हाफ फील्ड बना है। तो Fe2 पॉजिटिव भी बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इन दोनों में से अगर बोलूं कि Fe2 पॉजिटिव और Mn2 पॉजिटिव बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, तो Fe2 पॉजिटिव होगा। इन दोनों में कौन सा होगा, तो क्रोमियम 2 पॉजिटिव होगा। अगर क्रोमियम और आयरन दोनों में अगर क्वेश्चन आएगा तब क्या आंसर होगा, तो यहाँ पे T2G3 हाफ फील्ड हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वो 3d5 हाफ फील्ड हो रहा है। तो ये क्वेश्चन में क्या है, 3d4 से 3d3, ठीक है, 3d4 से 3d3 जाना बहुत आसान होता है, ठीक है, बहुत ही आसान है, तो इसलिए आराम से चल जाता है, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक और निकल जाएगा तो क्या ही फर्क पड़ना है। इजी गोइंग, मतलब कह सकते हो लेस एनर्जी टेकन प्रोसेस है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे 3d6 है, तो 3d6 में क्या होगा, यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 6 होंगे। तो यहाँ से अगर आपको ये इलेक्ट्रॉन निकालना, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा दिक्कत आती है, वी नीड मोर एनर्जी। तो यहाँ से 3d6 से 3d5 मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, तो यहाँ से यहाँ जाने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, चला तो जाता है। तो इन दोनों में अगर मैं आंसर बोलूंगा, तो क्रोमियम 2 पॉजिटिव ज्यादा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू आयरन 2 पॉजिटिव, बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसफॉर्म 3d4 टू 3d3। अनपेड इलेक्ट्रॉन से निकालना इजी होता है एज कंपेयर टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से निकालना। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। 3 पॉजिटिव कौन जल्दी बनाता है, Fe2 पॉजिटिव की Mn2 पॉजिटिव, तो आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे, Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव जल्दी में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि Mn2 पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो आपको हर जगह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी है और आंसर दे देना होता है यहाँ पे। तो ये है इसके कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे जो है यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं, इसकी क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज पे चलता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। सबसे पहले जो आती है प्रॉपर्टी इसकी क्या आती है भाई, एटॉमिक साइज के ऊपर आता है, ठीक है। फटाफट से कर लेते हैं, बहुत ज्यादा टाइम ही लगेगा, क्योंकि एक बार मैंने इंट्रोडक्शन दे दी तो ज्यादा टाइम ही लगता है बताने में, ठीक है। मैं भी चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी आपका ये रिवीजन हो जाए। यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे हम एटॉमिक साइज की बात करेंगे। तो 3D सीरीज 4D सीरीज और 5D सीरीज में अलोंग द पीरियड, जैसे स्कैंडियम से जिंक तक जाते जाते साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रीजन क्या है, रीजन ये है, एक तो आपने 2 रीजन दे रहे हैं, एक तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाना है यहाँ पे, ठीक है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, जो डी का शेप जो होता है वो डिफ्यूज्ड होता है, ठीक है, पतला सा होता है, उसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं डबल शेप, तो डिफ्यूज शेप होती है, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट इसमें बहुत ज्यादा आता है। और न्यूक्लियर चार्ज तो चलो हाई होगा ही होगा यहाँ पे, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो इन दोनों रीजन करके जो है अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, चाहे 3D का, चाहे 4D का, चाहे 5D का।
यहाँ भी साइज डिक्रीज करेगा, यहाँ भी साइज डिक्रीज करेगा अलोंग द पीरियड। तो 3D 4D 5D में अगर आपको पता है कि ये 4th पीरियड में आता है, ये 5th पीरियड में आता है, या 6th पीरियड में आता है, तो शेल्स बढ़ रहे हैं। तो शेल्स बढ़ेंगे तो 3D 4D 5D के हिसाब से, ठीक है, आपका जो 5D है वो सबसे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा है। बट यहाँ पे क्या बोलते हैं, कहते हैं जो 4D और 5D है उसका साइज जो है ऑलमोस्ट क्या है, इक्वल है। ये क्वेश्चन आता है कि वाई 4D एंड 5D सीरीज ऑलमोस्ट हैव इक्वल एटॉमिक साइज, या जिरकोनियम और हॉफनियम जो रिस्पेक्टिव पीरियड में प्रेजेंट होते हैं कि इनका साइज भाई सिमिलर क्यों है, वाई दे हैव सिमिलर एटॉमिक साइज। तो रीजन क्या है कि जो 6th पीरियड में होता है इसमें किसकी एंट्री हो जाती है भाई, 4f की एंट्री हो जाती है, 4f ऑर्बिटल की। तो ऑलरेडी 5D इसमें है और 4f की भी एंट्री हो गई है। तो ये जो f की है इसकी जो शील्डिंग इफेक्ट है और भी ज्यादा पुअर होती है। इसका जो शेप होता है f ऑर्बिटल्स का और भी ज्यादा बिल्कुल क्या होता है, डिफ्यूज्ड होता है, बिल्कुल पतले से होते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, मतलब कि वो न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते अच्छे से, तो उसकी शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही ज्यादा क्या होती है, पुअर होती है। इसलिए तो आपने इतना ही रखना है कि यहाँ पे 4f और 5D का दोनों का इकट्ठे पुअर शील्डिंग इफेक्ट आता है, जिस करके साइज जो है जितना कम होना चाहिए उससे ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, तो जैसे मैं 4D से 5D की तरफ आता हूं तो यहाँ पे एंट्री हो गई 4f ने, तो 4f ने अपना पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाया 5D के साथ मिलकर, जिससे साइज और डिक्रीज हो गया है। तो इसलिए 4D और 5D का साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो गया है, या जिरकोनियम और हॉफनियम की जो प्रॉपर्टीज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की हो गई है, साइज सेम हो गया। ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब हम चलते हैं इस एटॉमिक साइज के बाद हम चलेंगे इसके मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पर। तो जैसे कि मैंने बताया कि स्कैंडियम से लेके आपका जो मैग्नीज तक हम जाते हैं तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पहले बढ़ते हैं फिर कम होते हैं। तो मेटालिक रिएक्टर भी ऐसे ही होगा, पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करता होता है। ठीक है, तो स्कैंडियम से लेके स्कैंडियम 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, टाइटेनियम में 2, वेनेडियम में 3, ठीक है, क्रोमियम में आपके पास 5, मैग्नीज में भी 5, ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे आयरन में जाओगे 4 हो जाएंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के हिसाब से। उसके बाद क्या आता है मैग्नीज, आयरन के बाद क्या आता है कोबाल्ट, उसके बाद 3, निकल के पास कितने होते हैं 2, फिर कॉपर के पास कितने होते हैं, कॉपर के पास क्या होता है वही वो 310 होता है, उसके पास होता नहीं है, और जिंक के पास भी है। तो इस तरह से इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करेगा मेटालिक बॉन्ड पे। अगर उसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो एक मेटालिक बॉन्ड बनाएगा वो, किसी के पास दो मेटालिक बॉन्ड बनाएगा, 3 मेटालिक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, 5 मेटालिक बॉन्ड्स बनाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे उतनी मेटालिक बॉन्ड वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, ऐसे कह सकते हो। और धीरे धीरे उसके बाद क्या होती जाएगी, फिर कम हो जाएगी, और उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन आता है बस आपने लिख दो इसमें फलाने में इतना अनपेड। अब यहाँ पे एक्सेप्शन केस आता है मैंगनीज का, कि जैसे जैसे बढ़ेगा तो यहाँ पे जो मैंगनीज एकदम से गिरता है, ठीक है, फिर तो चलो जो जनरल ट्रेंड है वो तो चलो चल ही रहा है, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा बढ़ के फिर चला जाएगा नीचे। तो यहाँ मैंगनीज का नीचे गिर जाता है, मैंगनीज का नीचे क्यों चल जाता है, क्योंकि ये भाई हाफ फील्ड है, इसके 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है, बट इसको मेटालिक बॉन्ड बनाने को इतना इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि मैंगनीज जो है वो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में आता है, इसलिए यहाँ पे मैंगनीज जो है वो अपने आप थोड़ा सा अलग एक्सेप्शन केस दिखाता, ठीक है, नीचे गिर जाएगा इसलिए। अब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। उसके बाद आपने जो रीजन देना है नेक्स्ट जो है मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर का भी सेम है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर। तो मेटालिक कैरेक्टर के लिए भी आपने सेम ही रीजन देना है। उसके बाद आता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, या इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि मेटालिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मेटालिक बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो यहाँ पे एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, पॉजिटिव आएगी यहाँ पे। तो सीधी सी बात है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो ये भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है बोलता है कि भाई वैनेडियम और क्रोमियम में ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटम किसकी होगी, तो क्रोमियम की, क्योंकि 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अगर आपको पता है टाइटेनियम और कोबाल्ट में बता दो, तो कोबाल्ट के पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, टाइटेनियम के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से कोई भी आयन देकर भी पूछ सकता है, बस आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखो, उसके बाद देखो उसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, उसके हिसाब से आपने आंसर देना है। ये इसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वाला भी क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम चलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो बच्चे को पता होता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द, ठीक है, मेटल एटम, या कोई भी जो आपके पास यहाँ पे एटम दे रखा है उसका, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटम से बाहर निकालना होता है उसके आउटर मोस्ट शेल से, ठीक है, तो आपको पता है कि कोई बड़ा एटम है और कोई मतलब छोटा मोटा एटम है, तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन निकालना और ये इलेक्ट्रॉन निकालना, तो इसका जो न्यूक्लियस चार्ज है, इसका न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो है वो इजिली निकल जाएगा, यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, लो होगी।
यहाँ पे न्यूक्लियस जो है बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के पास ही है, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज हाई होगा तो इसको इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, यहाँ पे हाई होगी। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज अगर हाई है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपकी क्या होगी, यहाँ पे हाई हो जाएगी। तो आपको पता है कि अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज होता है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी। अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालो तो उसको बोलते हैं IE1, दूसरा निकालो तो IE2, और तीसरा निकालोगे तो उसको बोलते हैं IE3 निकालते हैं। और ये हमेशा इधर को इंक्रीज करेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता जाता है, और जो है हमें और भी इलेक्ट्रॉन जो है और भी एनर्जी जो है वो चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब आ जाते हैं हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं हम यहाँ पे, किस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो यहाँ पे कई बार वो जैसे IE2 पूछ सकता है या IE1 पूछ सकता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने जिंक का लिखा, ठीक है, जिंक 2 पॉजिटिव लिख दिया मैंने यहाँ पे, जिंक 2 पॉजिटिव लिख दिया मैंने यहाँ पे, और जिंक 2 पॉजिटिव लिख लिया, या फिर मैं लिख दिया कि भाई IE3 निकाल दो जरा। ठीक है, IE3 का मतलब होता है थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी निकलेगी, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दिया मान लो कॉपर का लिख दिया, कहते कॉपर और जिंक का IE3 निकाल दो, तो 3 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तीसरा निकालना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन की कंडीशन क्या आपने वो देखनी है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव, तो जिंक 2 पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंस बोलते हैं 3d10 4s0, और कॉपर 2 पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंस क्या बोलते हैं 3d9 4s0। ठीक है, क्योंकि इसका 3d10 4s1 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंस बनेगी और जिंक की ये बनेगी। तो हमें को पता तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में जल्दी कौन करेगा, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है कॉपर से आराम से निकल जाएगा, जिंक क्योंकि फुली फिल्ड है, तो जिंक की जो IE3 होगी वो क्या होगी, वो ज्यादा होगी। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैग्नीज का ले लिया मैंने और आयरन का एग्जांपल लिया, तो मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंस क्या होती है 3d5 4s2 होती है, इसकी क्या होती है 3d6 4s2 होती है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 25, इसका एटॉमिक नंबर क्या, साइज के हिसाब से आयरन का साइज छोटा होता है। अगर मैं पहला इलेक्ट्रॉन निकालने जाऊंगा ना, IE1 निकालने जाऊंगा, तो वो किसका ज्यादा होगा, वो होगा आयरन का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मैग्नीज, IE1। ठीक है, तो जैसे मैं IE1 निकाल दूंगा तो वो मैंने बोला आयरन का ज्यादा होगा। IE2 बताओ, ठीक है, IE2 बताओ, IE2 किसका ज्यादा होगा यहाँ पे। ठीक है, IE2 भी इसका ही ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि IE2 जैसे यहाँ पे IE2 निकालोगे तो मतलब क्या होगा, इसके बाद फिर से आयरन का ही ज्यादा होगा, सेम वही रिजल्ट, क्योंकि इसका वो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। IE3 में यहाँ पे थोड़ी सी गेम पलट सकती है, क्योंकि 2 निकल जाने के बाद, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद यहाँ पे 4s क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना, तो तीसरा ये देगा नहीं क्योंकि ये 3d5 है, हाफ फील्ड है। ठीक है, इसकी बहुत ज्यादा एनर्जी मांगी, ये तीसरा आराम से दे देगा, तो यहाँ पे भाई मैग्नीज यहाँ पे गेम डाल देगा, और यहाँ पे मैग्नीज की जो IE3 ज्यादा होगी। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि भाई फलाने की जो आयन एंथैल्पी है वो ज्यादा क्यों है। ठीक है, तो मैग्नीज और आयरन में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ ले जाता है। ऐसे जिंक और कॉपर का मैंने बता दिया, हाफ फील्ड और फुल फील्ड में ही आपको थोड़ा सा वेरिएशन रहता है, बाकी तो कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो फुल फील्ड और हाफ फील्ड का आपको ध्यान रखना है कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ गया है कहीं बीच में, तो उसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे अब हम बात करेंगे कुछ और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर की आएगी। ठीक है, ये भाई ये वेरिएबल इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसका अलग अलग का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। स्कैंडियम जैसे मैंने बताया +3 शो करता है, SiF +4 +5 +6 +7, इस तरह से फिर +4 +3 ऐसे +2। ठीक है, इस तरह से दिखाता है। तो +7 के लिए कौन फेमस है, मैग्नीज फेमस है। +6 के लिए फेमस कौन सा, क्रोमियम है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो क्वेश्चन में आ गया मैग्नीज हो गया। स्कैंडियम पे क्वेश्चन आता है इकलौता जो एलिमेंट जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसके अलावा कोई और नहीं दिखाता, तो वो स्कैंडियम होगा। ठीक है, जिंक भी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट से आता है +2 पर, जिंक हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, इसलिए स्कैंडियम यहाँ पे कामयाब हो जाएगा। उसके बाद जो स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम होता है वो +2 भी दिखाता है, +3 भी दिखाता है, +4 भी दिखाता है। और उसके बाद वैनेडियम जो है वो +2 से +5 पे जाता है। क्रोमियम जो है +2 से +6 के लिए जा रहा है। मैग्नीज +2 से +7 की जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट है सब दिखाता है। अब रीजन पूछेगा इसका, तो रीजन क्या है कि जो N-1 d ऑर्बिटल जो होता है, ठीक है, और जो NS और इलेक्ट्रॉन होता है, इनकी जो एनर्जी है वो ऑलमोस्ट क्या होती है, इक्वल होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन इधर से उधर करना ईजी होता है, जिस करके वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ये और यही वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसको एक अच्छा कैटलिस्ट भी बनाता होता है। कैटलिस्ट की बात छेड़ी दी है, तो अगर पूछता है कि भाई वाई ट्रांजिशन एलिमेंट एक्ट एज गुड कैटलिस्ट, तो आपने लिखना है एक तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, और इट विल प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया। ठीक है, लार्ज सरफेस एरिया फॉर द फिजिबल ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इट विल प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया फॉर द रिएक्शन,
और वेरिएबल ऑक्सीजन। वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट क्यों है? क्योंकि N-1D और NS का जो एनर्जी लेवल है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है। अब जो मैंगनीज के ऊपर जैसे मैंने बताया मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्या आता है, जैसे M1O4 माइनस आ गया, Cr2O7 -2 आ गया, ठीक है, वेनेडियम डाइऑक्साइड आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये +4। तो यहाँ पे अगर मैं मैंगनीज की ऑक्सीजन स्टेट निकालूं तो कितनी आएगी? ये आ जाएगी +7, ठीक है, 4 to the 8 -1 7। यहाँ पे कितनी आएगी क्रोमियम की? यहाँ आएगी +6, क्योंकि ये 7 to the 14, 14 में से 2 माइनस करोगे 12 आ जाएगा, और 2x = 12 करो तो 2 6 12 आता है, 6 आएगा। वेनेडियम की जो यहाँ पे जो निकल के वो +5 आएगी। तो यहाँ पे सीधा सीधा एक क्वेश्चन बोला कि जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतने अच्छा वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो प्रॉपर्टी इधर को बढ़ जाएगी, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना स्ट्रॉन्ग वो एसिडिक होगा, इधर को एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मोर द ऑक्सीडेशन नंबर मोर विल बी द एसिडिक कैरेक्टर, मोर विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर मोर स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन इसमें बन जाता है। कोई भी 2-3 कंपाउंड अगर पूछता है आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, आप देखिए उसमें क्या है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, हाँ, मैंगनीज जो है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कौन दिखाता है? मैंगनीज। तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उनको स्टेबलाइज कौन करता है? इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, जैसे मैं ऑक्साइड्स बना दूं, ऑक्सीजन से इनके लगा दूं, या हलाइड्स बना दूं। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है या तो हम ऑक्सीजन से मतलब स्टेबलाइज करते हैं, और एक हाइड्रोजन से स्टेबलाइज करते हैं। हाइड्रोजन में जो आपका आता है फ्लोरीन आता है, ठीक है। फ्लोरीन और ऑक्सीजन ही जो मेन जो है एलिमेंट्स है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करने के लिए काम आते हैं, क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वाली स्टेबलाइज बाय ओनली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और ऑक्सीजन और फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई है नहीं। और क्वेश्चन एक और आता है कि भाई Mn जो कि जो +1 ऑक्सीडेशन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसके साथ हम ऑक्सीजन और फ्लोरीन ही क्यों लेते हैं? अकेला जो है हम कोई हैलोजन लेके क्यों नहीं उसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज कर लेते हैं? तो रीजन ये है कि जो ऑक्सीजन है वो जो है p पाई और d पाई टाइप की बॉन्डिंग बना सकता है, जबकि फ्लोरीन इस टाइप की बॉन्डिंग नहीं बनाता, p पाई d पाई बॉन्डिंग। अगर आपको ये आंसर नहीं लिखना तो आप ये भी लिख सकते हो कि जो ऑक्सीजन है वो मल्टीपल बॉन्डिंग शो कर सकता है, बट फ्लोरीन वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, ये मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं शो कर सकता, इसलिए, ठीक है। इस तरह से आपने इसके यहाँ पे रीजन देने होते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर से मेरे को एक क्वेश्चन और भी आता है, कई बार इसका नेचर पूछ लेता है कि भाई ये कोवलेंट है कि आयनिक है। तो जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होता है उतना ज्यादा वो कोवलेंट कैरेक्टर होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। मोर द ऑक्सीडेशन नंबर मोर विल बी द कोवलेंट कैरेक्टर। अब एक और क्वेश्चन आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीजन स्टेट में मैं जितने भी सारे क्वेश्चन डील कर देता हूँ यहाँ मैक्सिमम जितने हो सकते हैं। एक कॉपर पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। कॉपर जो प्लस आयन है कहता है वो अनस्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन में ये क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन शो करता है, इसकी डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाती है। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन होती है। तो कॉपर का अगर मैं ऑक्सीडेशन करूं तो +2 हो जाएगा, रिडक्शन करूंगा तो कॉपर आयन बन जाएगा। तो ड्यू टू डिस्प्रोपोर्शनेशन इट इज अनस्टेबल इन द एक्वा सॉल्यूशन। ये आपने वहां पे क्वेश्चन उठाकर लिख देनी होती है, ठीक है। ये हो गए हमारे यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हो गई है, ठीक है। आगे चलते हैं अब यहाँ पे हम, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर, जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे आपने इलेक्ट्रोड केमिस्ट्री कर रखा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि किसी की नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, तो स्कैंडियम से लेके जितने भी मेरे पास यहाँ पे जिंक है, सबकी जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो नेगेटिव में है, ठीक है। जैसे जिंक का आपको पता -0.76 वोल्ट होता है, इस तरह से। बट एक कॉपर ही है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, प्लस में होता है 0.34 वोल्ट। यही क्वेश्चन पूछते हैं कि वाइट है प्लस वैल्यू और वाई द अदर मेटल्स हैव नेगेटिव वैल्यू। तो इसमें आपको 3 फैक्टर के आंसर देने हैं। फर्स्ट फैक्टर आपको देना है, क्या देना है, यहाँ पे देना है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सेकंड आपको देखना है आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी 2। थर्ड जो आपने लेना है वो क्या लेना है आपने, हाइड्रेशन एंथैल्पी। पहले मैं इनका मीनिंग बता देता हूँ। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का मैंने बताया था मेटालिक बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है, ठीक है, वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है। तो अगर मेटालिक बॉन्ड को तोड़ना भी नहीं एनर्जी, तो ये पॉजिटिव में होता है। इलेक्ट्रॉन निकालना है, दो इलेक्ट्रॉन निकालने, IE1 से IE2 निकालना है, तो यहाँ पे भी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव में होगी। मतलब ये भी एक हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी डिमांडिंग है। हाइड्रेशन में क्या होगा, कोई जो मेटल आयन होता है, कोई भी मेटल आयन होगा, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड हो रहा है, उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन थेरेपी बोलते हैं। तो एक लास्ट स्टेप है जहां पे एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे रिलीज होती है और ये नेगेटिव होती है, ठीक है। तो इस केस में मैं कब बोलूंगा कि कब नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव कब होगी, जब एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी एनर्जी अब्सॉर्ब में।
तो एनर्जी रिलीज होने के लिए मतलब हाइड्रेशन को एनर्जी ज्यादा रिलीज करनी पड़ेगी। तो अगर कोई भी एलिमेंट पे क्वेश्चन पूछता है कि जिंक वाई इट हैव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो यू हैव टू मेंशन इन द आंसर कि इन द हाइड्रेशन एंथैल्पी एनर्जी रिलीज्ड इज मोर डोमिनेंट एज कंपेयर टू एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड IE1 एंड IE2 में। ठीक है, सेम ऐसे कॉपर में क्या आंसर दोगे, वाइट है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, तो यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए है कि यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब मोर डोमिनेंट एज कंपेयर टू एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी जो रिलीज कम होगी, एनर्जी अब्जॉर्ब ज्यादा होगी। एनर्जी अब्जॉर्ब ज्यादा कहाँ पे हो रही है, IE1 और IE2 में और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में। तो एनर्जी अब्जॉर्ब इन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड इन IE1 IE2 इज मोर डोमिनेंट एज कंपेयर टू एनर्जी रिलीज्ड इन हाइड्रेशन एंथैल्पी। इतनी एनर्जी वो रिलीज ही नहीं कर, कंपनसेट नहीं हो पा रही, इसलिए। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, ठीक है, वो आता है कि भाई जो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल सिर्फ 2 पॉजिटिव के लिए था। ठीक है, यही क्वेश्चन बनते हैं इसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव पे। अगर मैं अगर हो सके कुछ और पूछ रहे, जैसे कि किसी की ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है, किसी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव हो गई, जैसे किसी की मान लो कि 1.2 वोल्ट है और किसी की मान लो मैं लिखता हूँ 0.76 वोल्ट है, नेगेटिव में है, तो जितना ज्यादा नेगेटिव होता है वो उतना ही अच्छा ज्यादा क्या होता है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए वो जितना ज्यादा प्लस में वैल्यू होगी, ठीक है, वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता होता है। और नेक्स्ट बोलते हैं कि भाई डी ब्लॉक जो है वो कलर तो दिखाते हैं, वो मैंने पहले बता दिया कि अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो डी ट्रांजिशन शो कर सकते हैं, ये आपने लिखना है यहाँ पे। उसके बाद आता है भाई क्या ये मतलब कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बना सकते हैं ये, क्यों, क्योंकि एक तो इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, इट हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट, ठीक है, क्या कर सकते हैं, ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं फ्रॉम द बेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइगेंड्स बोलते होते हैं। ठीक है, लाइगेंड्स बोलते हैं, वो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला कंसेप्ट हो जाएगा। तो ये बना सकते हैं, जैसे मैंने लिखा कि आयरन लिखा, ये CN लिखा मैंने, यहाँ पे होल 6 लिखा, इस तरह से मैंने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दिया। तो यहाँ पर जो CN नेगेटिव है वो मेटल आयन के साथ उसने क्या बनाया, एक डेटी बॉन्ड बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, मल्टीपल बॉन्ड बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक ल्यूस एसिड की तरह काम करता है और एक ये ल्यूस बेस की तरह काम करता है, और उनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाता है। तो इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए ये जो है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, कलर तो चलो बना ही रहे हैं, कलर का मैंने बता दिया, अनपेड इलेक्ट्रॉन से ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गया। एक आता है इंटरस्टिशियल बनाते हैं। ठीक है, इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है कि मतलब जो एटम्स होते हैं, एटम्स जो होते हैं उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में वॉइड्स होते हैं, स्पेसेस होते हैं। तो इसमें जैसे कार्बन कोई चलाएगा, कोई नाइट्रोजन चलाएगा, कोई ऑक्सीजन चलाएगा, छोटे मोटे एलिमेंट चले जाते हैं और इस तरह से क्या बना लेते हैं, एक कंपाउंड बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोलते होते हैं। ठीक है, ये नॉन स्टोकियोमेट्रिक इन नेचर होते हैं। नॉन स्टोकी का मतलब क्या होता है, इसका कोई जनरल फॉर्मूला नहीं होता, इस तरह से ही बने होते हैं। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लिखता हूँ, Fe 0.95 ऑक्सीजन 1.00, मतलब ऑक्सीजन जैसे 1 है तो आयरन 1 भी नहीं है, वो थोड़ा कम है, 0.9। नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड को बोलते हैं। तो यहाँ जहां जगह बनती है वहां पे जाके फंस जाते हैं। ठीक है, इस तरह कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, नॉन स्टोकियोमेट्रिक। तो काफी ज्यादा ये मतलब कंडक्टिव होते हैं, इनका जो इनकी जो कंडक्टिविटी होती है, मेटालिक कैरेक्टर काफी ज्यादा होते हैं। इनका नेचर कोई खास नहीं होता, ना ही कोवलेंट होते हैं, ना ही आयनिक होते हैं। ठीक है, इस तरह से इसके जो है प्रॉपर्टीज में आते हैं। तो इंटरस्टिशियल, तो एलॉयज क्या होते हैं, उसके बाद एलॉय फॉर्मेशन भी करते हैं ये। ठीक है, एलॉय में कुछ नहीं है, मतलब कि हमने उन एटम्स को आपस में सेम करना होता है। वो आपस में क्या हो सकते हैं, मतलब जैसे मान लो कॉपर के हैं, ये जिंक का है, कॉपर और जिंक की हम क्या कर देंगे, आपस में मिक्सिंग कर देंगे, और कॉपर और जिंक से आपको पता है कौन सा एलॉय बनता है, यहाँ पे बनता है हमारे पास ब्रास। ठीक है, कॉपर और टिन की मतलब से हम क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, ब्रॉन्ज मेटल बना लेते हैं। इस तरह से हम एलॉयज बना लेते हैं। ठीक है, एलॉयज बन जाते हैं। तो ये हो गया एलॉयज। तो एलॉयज क्यों बनाते हैं, क्योंकि एक तो स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाती है, रेजिस्ट टू कोरोजन होते हैं, हाईली कनेक्टिविटी इन नेचर होते हैं। ठीक है, और मतलब इनर्ट इन नेचर बन जाते होते हैं। तो ये हो गया हमारा एलॉय फॉर्मेशन का भी हो गया, कॉम्प्लेक्स का भी हो गया, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में भी हो गया। तो ऑलमोस्ट जो है हमने इसकी जो है केमिकल क्या कहते हैं जो प्रॉपर्टीज है वो हमने कर ली है। अब रहता है यहाँ पे जो है वो रह गया, क्या कहते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह गया। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में पूछते हैं कि कौन डायमैग्नेटिक है, कौन पैरामैग्नेटिक है। तो डायमैग्नेटिक के लिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होनी चाहिए, वो पेड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, पेड। अगर सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या होगा, वो डायमैग्नेटिक होगा। तो जैसे आपको जिंक पता है ना, कैडमियम पता है, मरकरी पता है, ठीक है, और कॉपर पॉजिटिव पता है। तो ये डायमैग्नेटिक की नेचर है, क्योंकि सबके पास 3d10 है, D10-1 D10 है, तो ये डायमैग्नेटिक में आते हैं। और डायमैग्नेटिक जो होता है वो रिपेल्ड होता है बाय द मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है, कई बार ऐसे ही पूछ सकते हैं कि विच सब्सटेंस इज रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो डायमैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक क्या होंगे, बाकी जितने एलिमेंट्स रह गए आपके सबके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो किसकी तरह हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो जाएंगे। ठीक है, पैरामैग्नेटिक का मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो जैसे स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम, मैग्नीज, जितने भी हमने लिखे सबके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 2 3 4 5 इस हिसाब से। तो ये रिपेल्ड होते हैं, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ये अट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, ये इसका रीजन है। एक आता है कि भाई जैसे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मुझे अगर पता लग जाए n+2, ठीक है, ये हम निकालते हैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है, बोहर मैग्नेटोन होती है। निकालने को तो बहुत रेयर आती है, ठीक है, बट एन की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो मैग्नेटिक मोमेंट निकल जाए, म्यू बोलते हैं इसको। ठीक है, म्यू मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का होता है। ठीक है, उसके बाद रहेगा इसमें हम इंपोर्ट कंपाउंड्स। ठीक है, वो हम आगे चलते हैं अभी। अब जो नेक्स्ट जो है हमारे 2 कंपाउंड्स रह गए हमारे पास। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट रह गया है, ऑलरेडी 40 मिनट की वीडियो हो चुकी है मुझे लगता है ये। उसके बाद जो है अब हमारे पास बिल्कुल लास्ट में आ गए। ठीक है, बड़ा एफर्ट लगता है मतलब एक 1 शॉट वीडियो बनाने के लिए। एक तो ठीक है, आप बस इसका यूज अगर कहीं पे अच्छे से हो जाए या आप इसको अच्छे से पढ़ जाओ तो मेरा भी एक जो है वो बेनिफिट हो जाए कि कोई तो है जो मतलब पढ़ के गया है। बाकी देखते हैं क्या रिजल्ट रहते हैं। ठीक है, बाकी अपना काम करते जाओ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ K2Cr2O7, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड है पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन 3 नंबर में क्वेश्चन आता होता है। तो सबसे पहले हम कंपाउंड कौन सा लेते हैं, FeO। ठीक है, Fe, ठीक है, Cr2O फिर लेते हैं, आयरन क्रोमाइड लेते हैं, इसको हम डालते हैं। ठीक है, ये हमने 4 लेने होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करने हैं, 16 NOH लेने होते हैं, बेसिक कंडीशन में हम इसकी रिएक्शन करते होते हैं, और 7 OH। ये आपको बैलेंस के साथ लिखना है। ठीक है, बैलेंसिंग के साथ लिखना है, नहीं तो कोई नंबर नहीं मिलने वाला, ये आप ध्यान रखना, बैलेंसिंग के साथ लिखना आपने। ये तो सीधा ही याद कर रखी है आपने कि 4 है तो 4 4 16। ठीक है, इस तरह से याद कर लेना कि आपने यहाँ पे 4 लगाया तो इसके हिसाब से भी बैलेंस कर लोगे। बनता क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे बनता है, यहाँ पे क्या बनेगा आपका Na2 सोडियम क्रोमेट बनता है, Na2Cr O4 प्लस आयरन का ऑक्साइड बनता है Fe2O3, वो भी 2 बनेंगे। साथ में क्या बनेगा यहाँ पे H2O। ठीक है, H2O बनता होता है। अब देखो इसको देख के आप आराम से बैलेंस कर लोगे क्योंकि 16 Na है, तो यहाँ पे 16 करने के लिए कितना पड़ेगा, यहाँ पे 8 2 16 कर देना यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखो 4 2 8 क्रोमियम है, तो 8 क्रोमियम ऑलरेडी हो चुके हैं। आयरन कितने हैं, 4 है। ठीक है, तो आयरन यहाँ पे ऑलरेडी 4 है, तो बैलेंस हो चुकी है। हम बस हमने ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस करना है, यहाँ 16 है तो 16 के लिए यहाँ पे 8 लगा दो, तो इस तरह से बैलेंस हो। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में क्या करना है, आपने वो जो Na2Cr O4 है वो लेना है, सोडियम क्रोमेट। तो ये क्रोमेट होता है, इसको डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना है। तो डाइक्रोमेट करने के लिए आप चाहोगे इसमें एसिडिक कंडीशन डालते हैं। क्वेश्चन आता है कि भाई क्रोमेट को, जो क्रोमेट होता है CrO4-2 होता है, इसको डाइक्रोमेट में कैसे कन्वर्ट करें, तो वो आप कैसे करते हो, एसिडिक कंडीशन में। ठीक है, H पॉजिटिव डाल के। तो ये मैंने H2SO4 डाल दिया, तो ये क्या बन जाएगा, Na2Cr2O7, ये डाइक्रोमेट बन गया है यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे क्या बनता है, सोडियम सल्फेट बनता है Na2SO4, और क्या निकलेगा साथ में, वही H2 निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से बन जाता। तो यहाँ पे उसमें जैसे यहाँ पे 2 सोडियम ये है, 2 सोडियम ये है, तो इसको कम से कम यहाँ पे 4 लगा दो, तो ये बैलेंस हो जाती है। बाकी हाइड्रोजन को अगर तुम बैलेंस करोगे तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कितने 2 ही है, तो ऑलरेडी वो बैलेंस हो चुकी है, बस ये हो जाएगा। ये डाइक्रोमेट बन चुका है यहाँ पे। अब इसी डाइक्रोमेट को अगर दोबारा से क्रोमेट में कन्वर्ट करना हो ना, तो आप इसको बेसिक कंडीशन में डाल दो, तो दोबारा से क्रोमेट से, डाइक्रोमेट से ये क्रोमेट बन जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता होता है। ठीक है, तो एसिडिक कंडीशन और बेसिक कंडीशन में XYZ करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सेकंड स्टेप होगा। तीसरा स्टेप जो होगा, ये आपको एज इट इज याद कर लेनी है, मैं बता रहा हूँ। उसका जो तीसरा स्टेप होता है वो क्या होता है, जो Na2Cr2O7 है, अब इसी जगह बस आपको पोटेशियम लगाना, तो आप यहाँ पे KC ले लो, 2 KC ले लो, ये बन जाएगा आपका K2Cr2O7, साथ में 2 NaCl बाहर हो जाएंगे। ये भाई आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट तैयार हो गया। ठीक है, एज इट इज इसको याद कर लेना। अब इसका आता है भाई ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर आता है। यहाँ पे कुछ आयनिक इक्वेशन में आपको बताता हूँ। ठीक है, हो सकती है आपको वो आयनिक इक्वेशन बैलेंस करनी आते भी हो। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है, इसको आयनिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो Cr2O7-2 जो है हमेशा Cr3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। वो ये किस किस को ऑक्सीडाइज कर सकता है, जैसे Fe2 पॉजिटिव बड़ा फेमस है, फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, I नेगेटिव को I2 में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से क्या कहते हैं वो तुम्हारा जो क्या होता है, ऑक्सालेट आयन होता है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्साइड कर देता है, CO2 में कर देता है। सल्फाइड आयन को सल्फर में कर देता है। तो मैं एक आधी रिएक्शन आपको बैलेंस करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले एटम बैलेंस करते हैं। क्रोमियम 2 है तो उसका 2 क्रोमियम लगा दो, 7 ऑक्सीजन है तो 7 H2 लगा दो,
7 टू 14H हो गए, तो यहाँ पे क्या लगेगा 14H प्लस लगा दो। अब लास्ट में आपको चार्ज बैलेंस करना है, तो चार्ज बैलेंस के लिए देखो +14, यहाँ पे +14 है और -2 है, तो यहाँ पे टोटल कितना चार्ज हुआ +12। यहाँ पर टोटल चार्ज कितना हुआ, एक क्रोम में प्लस से 2 क्रोम में बिट कितना हो गया +6। तो आपने इलेक्ट्रॉन डालने, नेगेटिव चीज डालनी, तो यहाँ पे डालिए 6 नेगेटिव डालिए, तो ये +6 पे आ जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पर डालना है +6 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपकी ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर जो है इसका वो शुरू हो गया कि क्रोमियम की जो रिएक्शन ये पक्की फिक्स है कि इसके साथ होगी। अब इसके साथ आयन कौन सा दे रखा वो डिपेंड करेगा। मान लो आयरन 2 पॉजिटिव दे रखा, तो इसको बैलेंस करिए, इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो है नहीं, सीधा इलेक्ट्रॉन लगा के बैलेंस हो जाएगा ये ऐसे। यहाँ पे 2 आयोडीन, इसके आगे 2 लगी, -2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लग जाएगा। 2 कार्बन है, 2 कार्बन कर दीजिए, 4 ऑक्सीजन हो गए, 2 नेगेटिव करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो देख सकते हो यहाँ पे ये गेन कर रहा है, यहाँ पे ये लूज कर रहा है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, खुद की इसकी रिडक्शन हो रही है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मुझे ऐड करना है, तो बस आपको इलेक्ट्रॉन बराबर करके ऐड कर देना, कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे कितने 6 है, तो इस इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 6 से, ये फिर दोनों प्लस करके आप लिख देना है। इसके बाद 2 है, तो इस इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, फिर उन दोनों को ऐड करके लिख देना है। ये भी 2 है, तो ये भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से हो जाएगा, और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है, बैलेंसिंग हो गई है। ठीक है, ऐड करके आप लिख दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आगा KMnO4, ठीक है, KMnO4 तो KMnO4 क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है। इसकी भी प्रिपरेशन लिखनी है, तो इसकी आती है ये पायरोलोसाइट होता है MnO2। इसको भी बेसिक कंडीशन में हम ऑक्सीडाइज करते हैं, और सबसे पहले क्या था, पोटेशियम मैग्नेट बनता है, K2MnO4 बनता है। ठीक है, एक परमैंगनेट होता है MnO4 माइनस परमैंगनेट होता है, पहले क्या बनता है, पोटेशियम मैग्नेट बनता है यहाँ पे। ठीक है, पोटेशियम मैग्नेट बनता है। ठीक है, साथ में क्या बन जाएगा यहाँ पे H2O। उस पोटेशियम मैग्नेट को K2MnO4 को आपने फिर से क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करें, क्लोरीन, ओजोन या CO2, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे KMnO4 बन जाता है। ठीक है, KMnO4 प्लस हाथ में क्या निकल जाएगा यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे क्या निकल जाएगा, यहाँ पे हमारे पास Kc निकल जाएगा। ठीक है, बाकी इसको बैलेंस कर रहे हैं, जैसे 2 है तो ये 2 लगा के बैलेंस हो जाएगा आपका। ठीक है, 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन, तो इसके आगे आप क्या लगा दो 2 Kc लगा दो यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे 2 KMnO ये हो जाएगा। ठीक है, 2 to the 4, तो ये बैलेंसिंग हो जाएगी, या कर लेना अगर नहीं भी हुई तो। ठीक है, यहाँ पे अगर बैलेंस कर दो, ये भी 2 और 4 से होकर कुछ बैलेंस होती है, इसके आगे 2 लग जाएगा आपका। ठीक है, और हाइड्रोजन 4 है, तो इसके आगे भी 2 लग जाएगा। तो ये पहले आपने ये MnO2 लेना है। ठीक है, इससे आपने KOH डालना है, O2 के साथ पोटेशियम मैग्नेट में क्लोरीन डालो तो KMnO4 बन जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, KMnO4 की भी रिएक्शन आती है। जो KMnO4 होता है, जब ये भी एक एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो MnO4 नेगेटिव से क्या बनाता है, MnO2। ठीक है, ये तब बनाता है जब ये बेसिक मीडियम होता है, बेसिक मतलब OH नेगेटिव, और अगर एसिडिक मीडियम है तो MnO4 नेगेटिव से क्या बन जाएगा, Mn2 पॉजिटिव बन जाएगा। ये भी आई नेगेटिव को क्या करता है, आयोडीन में कन्वर्ट करता है। बट अगर बेसिक मीडियम है ना, अगर एसिडिक है तो आई नेगेटिव को आप I2 में कन्वर्ट कर दो। अगर बेसिक मीडियम है तो आई नेगेटिव किस में कन्वर्ट होता है, आई नेगेटिव किस में होगा, IO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप बैलेंस करिए, जैसे मैंने मेथड बता रखा है, वो हो जाएगा 3H2 लगाइए, फिर हाइड्रोजन लगा के बैलेंस हो जाएगा। ये आपको बैलेंस आपको आती ही होगी। ठीक है, बैलेंसिंग तो आप कर ही लोगे। ठीक है, क्योंकि एक इक्वेशन आपको बैलेंसिंग में आएगी ही आएगी। एक में ये जो IO3 नेगेटिव की है, जो बेसिक में आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, बेसिक में करके दिखाता हूँ मैं इक्वेशन। ठीक है, जैसे ये MnO4 नेगेटिव है, बेसिक में मैंने बोला ये Mn2 प्लस बनाता है। ठीक है, MnO2 बनाता है, और आई नेगेटिव को मैंने बताया क्या बनाता है, ये IO3 नेगेटिव बनाता है। अब इसको बैलेंस कैसे करना, जैसे पहले इसको 3H2 लगाओ, 3 to the 6 क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, 6H पॉजिटिव होगा यहाँ पे। ठीक है, अब इस पे चार्ज लगाओ, चार्ज मतलब कितना प्लस माइनस होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए +6 और माइनस, यहाँ पे कितना होगा +5, यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ -1 है। तो -1 तक ले जाने के लिए मुझे यहाँ पे कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे, यहाँ पे डालने पड़ेंगे +6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, +6 इलेक्ट्रॉन, मतलब -6 अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे। बट ये अभी एसिडिक मीडियम है, जैसे कि मैंने बोला, इसको बेसिक मीडियम में करना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं करता हूँ। पहले इसको मैं बैलेंस करता हूँ, MnO4 से MnO2 है, 2 ऑक्सीजन की कमी है, तो यहाँ पे 2 H2 लूंगा। ऑक्सीजन को H2 से बैलेंस करते हैं, और हाइड्रोजन को H पॉजिटिव से बैलेंस करते हैं। ठीक है, 4H पॉजिटिव हो गया। अब 4H पॉजिटिव हो गया है, तो अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस कितने, +4 और -1 कितना हुआ, यहाँ पर टोटल +3 हुआ है। ठीक है, +3 हुआ यहाँ पे 0 चार्ज है, तो मुझे यहाँ भी 0 करना पड़ेगा। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप क्या कर लो, ऐड कर दो। ठीक है, ऐड कर दो इसको। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देखो पहले कितने, यहाँ पे 3 है ना,
तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 6 है। तो देखो साथ के साथ ही लिख दूंगा मैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो कट ही जाएंगे, यहाँ पे क्या 4 to the 8H प्लस हो गया, देखो ठीक है, 2MnO4 माइनस हो गया, ठीक है, साथ में यहाँ नीचे वाला भी उठा लो आप यहाँ पे, ठीक है, 3H2O हो गया, जो कॉमन होगा मैं बाद में काट दूंगा, प्लस I नेगेटिव हो गया। ये पहले मैंने रिएक्टेंट साइड उठा लिया सारे। उसके बाद प्रोडक्ट साइड देखो 2MnO2 हो गया, प्लस 4H2 हो गया, प्लस ठीक है IO3 नेगेटिव हो गया, और 6H प्लस हो गया। अब तुम इसमें से जो कॉमन है वो कट कर दो, जैसे यहाँ पे 8H है, वहां 6H है, तो 6H में से 6H कट कर दो, तो यहाँ पे कितने H बचे, यहाँ पे आपके पास बचे 2H पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव बचा, ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। H2 कट जाएंगे, ये 3H2 है, या 4H2, ये 3H2 खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ कितने H2 बचे, एक H2 बचा, बस 1H2 बचा, और कुछ है नहीं यहाँ पे। तो अभी भी जैसे मैंने अभी आप देखो कितने H पॉजिटिव में, यहाँ पे 2H पॉजिटिव, तो बेसिक में करना आपके पास OH नेगेटिव होना चाहिए। तो जितने OH होते हैं उतने ही OH नेगेटिव H होते हैं, जितने उतने ही OH डालने होते हैं। 2 OH नेगेटिव यहाँ डाल दो, 2 OH नेगेटिव यहाँ डाल दो प्लस करके, ठीक, कितने OH डालने होते हैं, जितने H बच्चे होते हैं उतने OH नेगेटिव। ये 2H और 2 OH क्या बन जाएगा, 2H2 बन जाएंगे, ठीक है, 2H2 बन जाएगा यहाँ पे, बस इक्वेशन बन गई। अब 2H2 एक H2 वहां से, यानी कि फाइनल कट जाएगा, एक H2 बचेगा, उस H2 से कट जाने के बाद जो बचा था, तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी 1H2O, ये सारा कुछ ऐसे ही रहेगा, बाकी सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है, आयोडाइन बनता होता है। तो ये आपका जो है पूरा जो डी ब्लॉक वो खत्म हो गया। अब हम सीधा चलते हैं फटाफट से लैंथेनर और एक्टिनोइड्स के ऊपर चलते हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम ही लगेगा लैंथेनर और एक्टिनोइड्स को बताने में मुझे। यहाँ पर दोनों का डिफरेंस रख के, सिमिलरिटी रख के मैं आपको समझा दूंगा कि क्या क्या उसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो जो लैंथेनोइड्स होते हैं, ठीक है, लैंथेनोइड्स, तो लैंथेनोइड्स में जो है, और यहाँ पे हो गया एक्टिनोइड्स। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कांस्टेंट क्या होती है, ठीक है, जो जनरली होती है यहाँ पे जो तो 4F की फीलिंग होती है, 4F ये होता है आपका क्या 1 से 14 तक, और साथ में यहाँ पे 4F के साथ किसकी फीलिंग होती है, यहाँ पे अगर आपको पता हो ये होती है 5D की। 5D कहीं पे 0 होता है, कहीं कहीं पे 1 होता है, और लास्ट में क्या होता है 6S2, ठीक है, S की 2 ही रहेगी। ये हो गई लैंथेनोइड्स की। एक्टिनोइड्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कांस्टेंट होती है वो 5F होगा, 5F की फीलिंग होती है, ये भी 1 से 14 होता है, और 6D कहीं कहीं 0 होगा, कहीं कहीं 1 होगा, एक आधे में 1 होता है, बाकी क्या होता है 7S2, ठीक है, ये भी बस हाफ फील्ड और फुल फील्ड के लिए होता है। ये हो गई जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो F को हम एंटी पेनिट्रीमेट शेल भी बोलते हैं। 6th स्पीड में शुरू होता है 4F की एंट्री, 7th स्पीड में शुरू होती है एक्टिनोइड्स की। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, साइज जो रिड्यूस होता है, उसको हम लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, ड्यू टू द पोर शील्डिंग ऑफ 4F ऑर्बिटल। और यहाँ पे जो पोर शील्डिंग होती है वो 5F ऑर्बिटल होती है, यहाँ पे एक्टिनेट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। दोनों में से कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे, ज्यादा पोर शील्डिंग फिर किसका होता है, 5F का होता है, 4F का कम होता है। पर अगर मैं साइज बोलूंगी लेंथेनेट्स का बड़ा है कि एक्टिनेट्स का बड़ा है, तो आपको पता है कि ये 6th स्पीड में आ रहा है, वो 7th स्पीड में आ रहा है, तो ऑब्वियसली 7th स्पीड वाला साइज इसका बड़ा होगा, ठीक है। ये हो गया इसमें। और क्या होता है, ये एक आपको बताना होता है कि जो एक इसमें आता है यूरोपियम या गैडोलिनियम जो होते हैं, ये हाफ फील्ड होते हैं इसमें, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। यूरोपियम और गैडोलिनियम जो लेंथेनेट्स के वो हाफ फील्ड होते हैं। इसमें जो होते हैं अमरसियम, ठीक है, और क्यूरियम, ठीक है, वो हाफ फील्ड होते हैं। हाफ फील्ड में कुछ नहीं, यहाँ पे आपने 4F7 दिखाना होता है, 4F7, ठीक है, 5D0 और 6S2 होता है। गैडोलिनियम में भी यही होता है, 4F7, बस आप 5D को 1 कर देना और ये क्या हो जाएगा 6S2 हो जाएगा गैडोलिनियम का। और यहाँ पे अमरसियम की जगह पे सेम ही रहेगा, अमरसियम की क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4F की जगह 5F7 6D0 7S2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5F7 6D1 और 7S2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो नोबेलियम होता है और लॉरेंसियम होता है, ये फुली फिल्ड होते हैं। बस लास्ट में आपको यहाँ पे क्या कर देना है, 14 6D0 और 7S2 कर देना है। जो लॉरेंसियम के लिए बस आपने 6D1 कर देना होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यूरोपियम और गैडोलिनियम के साथ साथ जो लास्ट में होता है, एक होता है लुटिटियम होता है, ठीक है, ये टर्बियम और लुटिटियम, ये फुली फिल्ड होते हैं। तो फुली फिल्ड में आपको क्या करना है, यहाँ पे 4F14 करना है, ठीक है, यहाँ पे क्या 5D1 लिखना है, और क्या लिख देना है 6S2। यहाँ पे भी एट्रोपियम को भी आपने यही करना है, 4F14 रखना है, बस D को बीच में 0 कर देना है। तो एक बार 0 होता है, एक बार 1 होता है, एक बार 0 होता है, एक बार 1 होता है, मतलब नेक्स्ट वाले को 1 लिखना होता है। ऐसे ही इसको भी 1 लिख देना, इसको भी 1 लिख देना, इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, ये 0 रहेगा, ठीक है। और क्या आता है, तो लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन जो हो गई वो मैंने बताया, ड्यू टू द पोर शील्डिंग ऑफ 4F ऑर्बिटल बोलना है, वहां पे 5F बोलना है, ये सब आपने लिख देना। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है 4F के, ठीक है, लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन। एक तो कहते हैं जब साइज होता है इनका, चलो छोटा तो होता है, बट ये इनको सेपरेट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट द लेंथेनेट्स, क्योंकि वो एक ही जैसे होते हैं, सबके एटम्स का साइज एक जैसे होता है, प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है, तो उनको सेपरेट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है।
तो दैट्स व्हाई दैट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ये एक कॉन्ट्रैक्शन हो गई, डिफिकल्ट टू सेपरेट, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। लेंथेनेट्स में एक इसका बेसिक एक्टर में भी क्वेश्चन आता है कि बेसिक एक्टर क्या होता है लेंथेनियम से लुटिटियम तक का। तो ये जो बेसिक एक्टर होता है वो डिपेंड करेगा, जैसे मतलब कि यहाँ लेंथेनियम का जो है ऐसे पूछेगा लेंथेनियम हाइड्रोक्साइड और लुटिटियम हाइड्रोक्साइड OH का होल साइज। तो जैसे जैसे हम जाते हैं इधर को साइज कम होता है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ अगर छोटी हो रही है तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, अगर वो स्ट्रॉन्ग हो गई तो OH जल्दी से निकलेगा नहीं और ये क्या हो जाएगा, लेस बेसिक हो जाएगा। तो अगर वो बेसिक एक्टर पूछता है कि भाई अलोंग द पीरियड बेसिक एक्टर क्या होता है, तो आपने बताना लेंथेनियम से लुटिटियम बेसिक एक्टर डिक्रीज करता है क्योंकि साइज कम होता है, बॉन्ड लेंथ भी कम हो जाती है, ठीक है। ये आपने बताना है। और लेंथेनियम में एलिमेंट्स कैसे होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। इसमें ऑक्सीजन स्टेट शेप क्या होते हैं, जनरली +3 दिखाते हैं। कुछ एलिमेंट जो है वो +3 दिखाते हैं, जनरली +3 दिखाते हैं। कौन है जो +4 दिखाता है, वो है आपका सीरियम +4, क्योंकि इसके पास जो IE3 है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू होती है IE4, ठीक है। इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसके आउटर शेल में 4 के 4 इलेक्ट्रॉन लेके नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बना लेता है, ठीक है। एक लौता एलिमेंट जो उसमें प्रेजेंट होता है जो रेडियो एक्टिव होता है वो होता है प्रोमीथियम। ये क्वेश्चन भी आता होता है लेंथेनेट्स के अंदर, ठीक है। इसमें एक मेटल बनते हैं, इसका नाम है मिस्क मेटल, एक एलॉय बनता है मिस्क मेटल जो 95% लेंथेनाइट से होता है, ठीक है, लेंथ। और 5% इसमें क्या होता है, आयरन होता है। बाकी इसमें कुछ ट्रेसेस होते हैं एल्यूमिनियम के, सल्फर के, कार्बन के, कुछ और एलिमेंट्स के होते हैं। इसको बोलते हैं मिस्क मेटल, जो मतलब कि हमें काफी जैसे आर्म्स वगैरह या मतलब कह लो जहाँ पे स्ट्रेंथ हमें ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है। आर्मर्स वगैरह हो गए, फ्लिंट्स वगैरह होते हैं, वहां पे हम ये यूज करते हैं मिस्क मेटल। बुलेट्स वगैरह बनाने हो हमें, जेट एरोप्लेन्स वगैरह बनाने हो वहां पे। अब एक्टिनोइड्स की बात करते हैं, तो एक्टिनोइड्स जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे हमारे पास किसकी फिलिंग होती है, 5F की होती है। ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होती है, हाईली रिएक्टिव एक्टिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ये ज्यादातर। इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 से +7 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसमें जल्दी की +3 और +6 होती है, ठीक है। और ये क्या बनते हैं, ऑक्सोकटाइन बनाते हैं। यूरेनियम जैसे बड़ा फेमस है, तो ये ऑक्सोकटाइन बना लेते हैं, ये ऑक्सोकटाइन नहीं बनाते। तो ये आपका जो है डिफरेंस बता दिया मैंने। सिमिलरिटी अगर बताने, दोनों F में होते हैं, दोनों में कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। इस तरह से आप इस तरह की सिमिलरिटी बनाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो है D और F दोनों ही रिवाइज कर दिया, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।